आज हाइफा इजराइल में एक बड़ी घटना हो गई है। स्टॉपिंग ऑपरेशन हुआ और आप विश्वास नहीं करेंगे जो उसका बैकग्राउंड है, उसमें किस तरीके से नेतन्याहू का पूरा जो उसने पॉलिटिकल प्लान के एक बिल्डअप किया है, ना केवल इजराइल में या गाजा या वेस्ट बैंक के युद्ध में बल्कि सीरिया में, वो शटर हो गया। एक हमास ने मैसेज नया इजराइल को दे दिया और वो ऐसे दौर में दिया है आज, यानी 3 मार्च 2025, जब इजराइल ने सीधे कह दिया कि वो सीज फायर नहीं मानेगा, फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज नहीं मानेगा, पहले ही फेज को एक्सटेंड करो और कुछ होस्टेजेस लौटाओ। इस तरह की बात इजराइल ने कही और नेतन्याहू ने सारे के सारे एड बंद कर दिए, ब्लॉकेट वापस मतलब गाजा इज वंस अगेन अंडर ब्लॉकेज, पूरा ब्लॉक गाजा को कर दिया है और ह्यूमैनिटेरियन एड पूरी तरह से रोक दिया, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक बवाल मचा हुआ है। लेकिन देखिए, मैंने जो आपको पहले खबर बताई, जो स्टॉपिंग ऑपरेशन हाइफा में हुआ है, फिर देखिए जो नेतन्याहू ने जिस तरीके से सीज फायर को ओवरटर्न कर दिया है, बल्कि उसने पूरा घोषणा कर दी है। तीसरी बात, इजरायली एक कॉलमिस्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, यह बताया उसने कि कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं लगभग, और वो भी केवल गाजा और वेस्ट बैंक में। लेबनान का उसने नहीं बताया और इसमें उसने इस माध्यम से बताया कि आईडीएफ में कितने लोगों की शॉर्टेज है। चौथी बात, सीरिया में एक और घटना बड़ी हुई है जिससे इजराइल को नुकसान हुआ, जिसमें एचटीएस की सरकार में एक डिवीजन हो गया है, यह भी क्लियर हो गया है। लेबनान में देखिए, जो अरब समिट कल से शुरू होने वाला 4 मार्च से, उसको लेके लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी वहां जा रहे हैं और लेबनान में भी कम से कम 2 जगह हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक फिर से की है। ये अगेन ये उसी तरह की बात है कि हिजबुल्लाह जो बार बार इजराइल को वार्न कर रहा है कि अगर तुमने विड्रॉ नहीं किया तो फुल ब्लोन लड़ाई के लिए हिजबुल्लाह तैयार है। जैसे हमास ने कहा, हमास ने अपने सारे लड़ाकों को सतर्क कर दिया है, दोबारा लड़ाई शुरू हो सकती है और उसको लेके उन लोगों ने एक्सप्लोसिव्स, मैंने आपको पहले से ही बताया, एक्सप्लोसिव्स लगातार उन्होंने पूरे बॉर्डर में लगा दिए। सवाल यह है कि ट्रंप क्या कर रहा है, लेकिन ट्रंप का देखिए, जैसे नेतन्याहू इस बात को लेके बहुत एक आश्वस्त है और ये इस बात को कह रहा है कि ट्रंप इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब ट्रंप जेलेंस्की को नीचा उसने दिखा दिया और जेलेंस्की ने भी कहा था कि सबसे अच्छा दोस्त उसका अमेरिका है, यूक्रेन का सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका, और जब ट्रंप सत्ता में आया था तो जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि यूक्रेन को सहायता और मिलेगी, जबकि सब लोग जानते हैं कि ट्रंप और पुतिन का एक दूसरी तरह का रिश्ता है। फिर भी उसने इस पे उसने बेट किया था कि भाई अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इतना फायदा है यूक्रेन की वॉर बढ़ाने में। अब जेलेंस्की को इसकी तो चिंता नहीं है। मैंने कल बताया कि वैश्यवृत्ति में वो इन्वॉल्व था। जेफरी एप्स्टाइन जो फाइल्स हैं, जो सबसे बड़ा दुनिया का सेक्स ऑफेंडर, चाइल्ड ट्रैफिकर, उसका जो यूक्रेन में पूरी कहानी शुरू होती है 2009 से, और मतलब कहानी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि 2006 में एक बार जेफरी एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद छूटा, लेकिन 2009 में यूक्रेन में वो शिफ्ट हो गई बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो पूरा एक तरह से जो पश्चिमी दुनिया की जो सड़ांध है, जो उनकी अंडरबेली है, जिस तरीके से वो न केवल पॉलिटिकली करप्ट हो गए हैं, पॉलिटिकली वो मास मर्डर पे उतर आए, बल्कि नैतिक रूप से करप्ट हो गए। ये जो पूरी बात है और इससे उनका डाउनफॉल हो रहा है, और ये ट्रंप भी कुछ समझ रहा है, इसीलिए यूरोप को लात मार रहा है वो, और रशिया उधर यूरोप को अलग से मार रहा है। रशिया को लेके इजराइल ने एक बयान दिया, बड़ा दिलचस्प है, कि इजराइल ने कहा कि सीरिया में रशिया के बेसिस रहने चाहिए। क्यों रहने चाहिए? क्योंकि टर्की का इन्फ्लुएंस वो काउंटर एक्ट करेंगे। उसके बदले जो रशिया के अंदर भी प्रो इजरायली फोर्सेस हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो ज्यूज हैं जो आज इजराइल में रशिया से आए थे, मतलब रशिया जो पहले का जो 1930s 1940s का जो रशिया था और सोवियत यूनियन बनने की प्रक्रिया में था, वहां से आए जो अश्केनाजी ज्यूज हैं, वो ईस्ट यूरोप रशिया के काफी हैं वो, तो रशिया में उसकी लॉबी स्ट्रांग है। लेकिन पुतिन मजबूती के साथ मजबूती से हमास के साथ है, चाइना भी हमास के साथ है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है जो इजराइल बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है टर्की को काउंटर एक्ट करने के लिए रशिया के बेसिस होना चाहिए, रशिया भी उसको ह्यूमर कर रहा है। रशिया ने कहा तो क्या हम तुम्हें अभी अपना जो विक्ट्री डे परेड होगी, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने पे
एक रशा करता है जो आने कुछ मतलब उसको सेलिब्रेट करने के लिए आने वाले दिनों में वो परेड होगी, उसमें वो इजराइल को इनवाइट क्या हम इनवाइट कर लें, इस तरह की बात रशिया ने कही है। और इससे पर रशिया खेल रहा है। आप देखिएगा रशिया लास्ट में इजराइल को डिच मतलब वो उसको रशिया इज गोइंग टू डिच इजराइल, बिकॉज इजराइल एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रशिया से कर रहा है कि सीरिया में टर्की को काउंटरएक्ट करने के लिए रशियन बेसिस रहे, उसको इजराइल सपोर्ट करे तो रशिया इजराइल को सपोर्ट करे। अरे यार नेतन्याहू, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? हम तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप भी तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सच्चाई यह है कि ट्रंप का एक भी मतलब ट्रंप देखिए हमेशा से वो दुधारी तलवार है, अनप्रिडिक्टेबल है, कब उसका मूड बदल जाए। और केवल मूड की बात नहीं है, कब जो जिस एजेंडे पे वो चल रहा है उस एजेंडे में नेतन्याहू का साथ देना फिट नहीं होता है। भले ही उसने बाइडेन के समय जो कुछ एड जो फ्रीज हुई थी उसको उसने रिलीज कर दिया है, और बीच बीच में वो जो जूइश लॉबी है उसको खुश करता है। और ट्रंप के बस की भी बात नहीं है कि एक दिन में वो जूइश लॉबी से पूरी तरह से खतरा मोड़ ले ले, और लेकिन वो नेतन्याहू के साथ वही करेगा जो जेलेंस्की के साथ किया अल्टीमेटली, क्योंकि ट्रंप की एक आदत है, उसके अंदर अगर ये बात मतलब कोई डालता रहे कि हमें पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो वो एक्सप्लोड करता है। वो उसको यही चीज सबसे खराब लगती है। वो बाइडेन की तरह आइडियोलॉजिकली कोई उस तरह का लिबरल इंपीरियलिस्ट या वोक लिबरल इंपीरियलिस्ट, क्योंकि मैंने नया टर्म कॉइन किया है कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा खतरा इंटरनेशनल फाइनेंस वोक इंपीरियलिज्म है। और ये वोक इंपीरियलिज्म जो है ये गलत तरह के वैल्यूज लोगों में स्टैब्लिश कर रहा है, उसके साथ साथ लूटता अलग है। मूल्य भी कहता है कि अपनी परंपराओं को छोड़ो, और समलैंगिकता को आगे बढ़ाता है हर तरीके। इसीलिए वो इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम जो धर्म है और सनातन धर्म है, ये जो दो धर्म है ये समलैंगिकता को नहीं मानते हैं, ये ट्रांसजेंडर एजेंडे को नहीं मानते हैं, और इसीलिए इनके खिलाफ हैं ये लोग। और देखिएगा, और ये जो झूठा हिंदुत्व जो समलैंगिकता को मानता है, जिस पे आरएसएस के नेता कह चुके हैं कि वो तो महाभारत में वो डिम्बक और हंस की वो जो एक कहानी है, जो जरासंध की सेना में दो जनरल्स थे और उसमें से एक मारा गया तो दूसरे ने अपनी जान दे दी, और एकदम तो वो उन्होंने उसका हवाला देके कहा कि ये उस समय भी होता था। और आरएसएस को तो आप जानते हैं कि क्या उसकी पूरी पोजीशन है इस मुद्दे पे। तो ये देखिए बहुत ही, ये कोई हिंदू एजेंडा नहीं है। हिंदू एजेंडा सनातनी है, जो कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जिसको फॉलो करते हैं, चारों शंकराचार्य जो ऑथेंटिक शंकराचार्य हैं, और जो समलैंगिकता के और इस तरीके के हर तरह की अश्लीलता के खिलाफ है। और ये जो पश्चिम से अश्लीलता आ रही है, ये देखिए ये यूक्रेन से लेके वेस्ट इसको आगे बढ़ा रहा है। ट्रंप भी परेशान हो गया है। ट्रंप भी जानता है अमेरिका में तो भाई अमेरिका तो खुला समाज है यूरोप की तरह, लेकिन वहां भी परिवार टूट रहे हैं और बुरी तरह से टूट रहे हैं, और वहां पर जो अमेरिकन वैल्यूज हैं उनको खतरा हो गया है। तो अब ये जो पूरी बात है कि मतलब वो पूरी तरह से यूरोपियन हो जाए और पूरी उस पर आ जाए। अब यूरोप का क्या हिसाब है? यूरोप का ये है पूरी समाज अश्लील हो जाए, गंदा हो जाए, और उसके साथ साथ पूरा समाज क्रूर हो जाए, दूसरों को मारे, दूसरों को कॉलोनाइज करे, एशिया को कॉलोनाइज करे, ग्लोबल साउथ को कॉलोनाइज करे। तो ये जो पूरी बात है इसको लेके ट्रंप इस एजेंडे पे नहीं आना चाहता। अब देखिए, अब हम आते हैं हाइफा स्टैबिंग इंसिडेंट में। आपको पता है क्या हुआ है? हाइफा इजराइल का बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, कई बार आपको मैं बता चुका हूं। वहां पर हिजबुल्ला ने बॉम्बिंग की, यमन ने बॉम्बिंग की, वहां पर हमास ने भी वहां पर अटैक्स किए हैं। स्टैबिंग ऑपरेशन अभी हदेरा में हुआ था, अभी 3 दिन पहले, जब 11 इजरायली घायल हुए थे, वो भी हाइफा के आउटस्कर्ट्स पे हुआ था। आज जो लेकिन हुआ है, आज जो हुआ है वो बड़ा यूनिक है। और यूनिक इसलिए है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसने हमला किया। ये जो हमला किया और जिसमें 6 इजरायली सेटलर्स मारे गए और एक इजरायली मतलब 6 इजरायली सेटलर्स घायल हुए, एक इजरायली सेटलर मारा गया, जिसको इजरायली पुलिस ने ही गलती से या जो भी एक मतलब जानबूझ के उनका कोई भरोसा, उन्होंने उसको मार दिया। ये मुस्लिम नहीं है जिसने मारा, और वो शहीद भी हो गया। जो हाइफा स्टैबिंग ऑपरेशन का जो जिसने किया वो मुस्लिम है ही नहीं, वो ड्रूज है। और ड्रूज कौन होते हैं? ड्रूज जो ना हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन, वो एक अलग धर्म है। और सीरिया में आपने सुना होगा, इजराइल ने जो कुछ इलाके में घुसा है सीरिया में, ड्रूज लोगों की मदद करने की बात इजराइल ने कही है। इजराइल ने कहा है कि ड्रूज हमारे साथ हैं और ड्रूज पे कुछ होगा तो हम गोली चला देंगे। और ये जैसे ही
नेतन्याहू ने कहा, हमास ने, अब देखिए वो उस एरिया का भी नाम है, एक अभी जो इस समय इजराइल है, जो 1948 तक पैलेस्टाइन था, वहां पर एक सिटी है शिफा अम्र। अब शिफा अम्र सिटी बड़ा ऐतिहासिक सिटी है और वो नॉर्दर्न इजराइल मतलब हाइफा के थोड़ी दूरी पे है। शिफा अम्र जो सिटी है उसका ये बाशिंदा है, इसका नाम है यिथरो शाहीन। यिथरो शाहीन इसका नाम है। ये शिफा अम्र से बस आती है हाइफा। उस बस से ये हाइफा आया। हाइफा में शॉपिंग सेंटर है, उस शॉपिंग सेंटर पे वो उतरा। उसने सीधे जाके शॉपिंग सेंटर के अंदर चाकू चलानी शुरू कर दी। 6 इजरायली सेटलर्स को स्टैब कर दिया। जो बाकी पुलिस और आईडीएफ और इस तरह के लोग आते उन्होंने गोली चलाई। उस गोली में एक इजरायली सेटलर मारा गया और यह भी शहीद हो गया। लेकिन सवाल यह कि यह ड्रूज है, और ड्रूज मतलब कि आप, इतनी बड़ी बात है कि जैसे कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू या कोई पारसी या कोई दूसरे किसी धर्म का वो अल्लाह अकबर चलाते हुए शहीद हो जाए पैलेस्टीन की आजादी के लिए। अच्छा, ड्रूज है ये, लेकिन ड्रूज अरब्स होते हैं, पैलेस्टीनियंस भी होते हैं ड्रूज। मतलब ड्रूज जो धर्म है वो धर्म है, तो उसमें अरब्स जो हैं वो, अब अरब्स के आप देखिए शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, शियाओं में भी इस्माइली भी हैं, अलावाइट्स भी हैं, सुन्नियों में भी अलग अलग सेक्ट्स हैं। उसके बाद आप देखिए तो मतलब यमन भी देखिए अरब है, सऊदी अरेबिया भी अरब है, पैलेस्टीनियंस भी अरब हैं, सीरियंस भी अरब हैं, लेबनान भी अरब है। तो ड्रूज जो हैं वो लेबनान, सीरिया और पैलेस्टाइन, यहाँ पर उनके छोटे छोटे एरियाज हैं। या जैसे ये जो मैंने जिस सिटी का नाम लिया आपसे, ये शिफा अम्र सिटी, इसमें मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है और एक माइनॉरिटी ड्रूज की है। और ड्रूज ये जो बहादुर शहीद है जिसका नाम यिथरो शाहीन है, ये ड्रूज है। और इसने आके सोचिए फिलिस्तीनी आजादी के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए इसने मारा है। अब आप बताइए ये क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह अकबर कोई धार्मिक नारा नहीं है, ये आजादी का नारा बन गया है। इससे तो यही साबित होता है ना कि आजादी का नारा वो बन गया है। दूसरी बात, आज इजराइल के एक बड़े एनालिस्ट ने साफ कह दिया, उसने कहा कि एक्चुअली इजराइल में 2 ब्रिगेड्स के बराबर सोल्जर्स शॉर्ट में। अब 2 ब्रिगेड्स का क्या मतलब है? अब इसके लिए थोड़ा सा मिलिट्री एक साइंस की थोड़ी नॉलेज की जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ा होता है डिवीजन, जो कई ब्रिगेड्स को लेके बनता है। ब्रिगेड उसके बाद होता है जो कई बटालियंस को लेके बनता है। बटालियंस होती हैं एक रेजिमेंट में, रेजिमेंट की संख्या होती है 1 से 2000। एक रेजिमेंट में करीब 600 से लेके 800 की संख्या में 2 बटालियंस होती हैं, और कई बटालियंस को लेके एक ब्रिगेड बनाई जाती है जो कि रेजिमेंट से ऊपर होती है। तो क्या हुआ? डिवीजन, ब्रिगेड, रेजिमेंट, बटालियन, बटालियन के नीचे कंपनी, कंपनी के नीचे प्लेटून्स। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेना का। अब 2 ब्रिगेड्स का मतलब है कि एक ब्रिगेड में 3 से 5000 सोल्जर्स होते हैं, मतलब 10,000 सोल्जर्स इजरायली मिसिंग है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, लेकिन चैनल बार बार हमारा क्योंकि बैन होता रहा है तो बहुत सारे दर्शकों तक अलग अलग चैनल में मैंने ये बात कही है। तो किस चैनल में मैंने कही अब मुझे भी उस तरह से याद नहीं है, तो मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि 10,000 इजरायली सोल्जर्स कम से कम मारे गए हैं केवल गाजा और वेस्ट बैंक में, लेबनान छोड़ के। लेबनान में अलग से 2 से 3,000 जो मारे गए हैं उनके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और अभी 2 ब्रिगेड्स इजराइल को भरनी है, उसके पास मैन पावर नहीं है, और नेतन्याहू यहां अपने को बचाने के लिए युद्ध फिर से शुरू करने वाला है। कितनी ये पिटी हुई लाइन है, इसमें अपने आप हार है। और इसीलिए इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बाराक ने साफ साफ कह दिया कि हमास ने वायलेट नहीं किया है सीज फायर इजराइल ने वायलेट किया। और इजराइल की जनता भी सड़क पे आ गई, इसकी झड़पें भी हुई पुलिस से। क्योंकि अभी तक आप सोचिए, हमको भी अभी तक नहीं पता था कि भाई रोज नई खबरें आ रही। अब जो लेटेस्ट खबर है 53 होस्टेजेस हमास के पास है, 53 इजरायली होस्टेजेस हमास के पास है। अब इतनी बड़ी संख्या जब हमास के पास है तो अब इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि सेकंड फेज में हमको नहीं जाना है, फर्स्ट फेज को एक्सटेंड करो, कुछ और हमारे रिलीज करो, हम भी तुम्हारे रिलीज कर देते हैं। और इस तरीके से एक चलता रहे, उसके बाद परमानेंट सीज फायर की हम बात करेंगे। अब यहां पर जो पूरी बात आ रही है, अच्छा, और ह्यूमैनिटेरियन एड हम नहीं देंगे।
और इसी को लेके हमास ने बीच में मना कर दिया था होस्टेजेस को रिलीज करने के। अब अभी भी हमास ने कह दिया है कि हम अब कोई होस्टेज रिलीज नहीं करेंगे, तुम पहले सेकेंड फेज में आओ, तुम परमानेंट सीज फायर की बात करो। यू हमास, देखिए हमास को एडवांटेज है, हमास जीत गया है, फिर से लड़ाई शुरू होगी तो ये साफ है इजराइल लड़ नहीं सकता, कैसे लड़ेगा वो, उसके पास है ही नहीं लोग। और वहां पर पूरा हमास ने पूरे एक्सप्लोजिव बिछा रखे, घुस ही नहीं पाएगा इस बार गाजा में। लड़ाई में हमास की जीत होगी, फिर भी हमास शांति के लिए बैटिंग कर रहा है। हमास ने साफ कहा है कि हम शांति चाहते हैं और हम देखिए परमानेंट सीज फायर चाहते हैं, हम नहीं चाहते खून खराबा हो। लेकिन उसके साथ साथ हमास ने यह भी कहा है कि अगर जंग दोबारा होती है तो फिर इस बार निर्णायक जंग होगी। और हमास ने अरब देशों को भी वार्न कर दिया है। मैं फिर बता रहा हूं, 4 मार्च कल अरब समिट है जिसमें सारे अरब लीडर्स शिरकत कर रहे हैं, सीरिया से भी आ रहे हैं, लेबनान के भी लोग आ रहे हैं, लेबनान का जो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट है वो भी आ रहा है, वो भी अरब है, तो वो भी आ रही है। अरब समिट है, इस्लामिक समिट नहीं है। तो अरब समिट में वो सब लोग आ रहे हैं और उनको हमास ने कह दिया कि तुम्हें समस्या क्या है। अगर तुम्हें हमास से समस्या है, हमास के हथियारों से समस्या है, तो तुमने तो कभी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी सपोर्ट उस तरह से नहीं किया, जो कि हथियारों से इजराइल से लड़ने की बात ही नहीं करती, छोड़ चुका है, वो रास्ता छोड़ चुकी है। तो हमास ने साफ साफ ये कहा है कि तुम्हें समस्या है फिलिस्तीनी आजादी से, अरब मुल्कों से कहा है। और उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छा ये होगा कि अरब मुल्क फिलिस्तीनियों को अकेले छोड़ दें और फिलिस्तीनी लड़ लेंगे अपने बल पर। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो ड्रामा होता है कि अरब देश ये, अरब देश वो, टर्की ये, टर्की ने क्या कहा, इसने क्या कहा। देखिए यमन, हमास, हिजबुल्ला, ईरान, ये सफिशिएंट है इजराइल को हराने के लिए। ज्यादा हुआ ईरान वहां से फायरिंग कर देगा। ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान का लंबित है, ईरान उसी के लिए रोका है कि इजराइल ने जहां क्योंकि अब की बार ईरान हमला करेगा तो वो इजराइल को खत्म करने के लिए करेगा, सीधी बात है, वो और किसी वजह से नहीं करेगा। और इजराइल को खत्म तो होने ही आज नहीं तो कल। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसने कत्लेआम और किया तो फिर जल्दी वो समय आएगा। ट्रंप की बात है, ट्रंप इस मामले में कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, ट्रंप का एक और देखिए, मैंने फिर वही बात आ गई कि मैंने एक पिछले वीडियो में, अब किस चैनल में का मुझे याद नहीं है, मिल्टन फ्रीडमैन एक बड़े इंटेलेक्चुअल है अमेरिका के, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखा था जब ट्रंप जीता था, और उन्होंने कहा था कि अब वो खुद जू है, मिल्टन फ्रीडमैन खुद जू है, और उन्होंने इस बात को कहा था कि ट्रंप अल्टीमेटली नेतन्याहू को अकेला छोड़ देगा और कहेगा तुम जो चाहते हो वो करो, मिडिल ईस्ट में कर दो, तुम जो चाहते हो करो, तुम्हें सीरिया में जाना है, लेबनान में जाना है, तुम्हें कहीं भी जाना है। और नेतन्याहू, सोचिए वही चीज हो रही है जो मिल्टन फ्रीडमैन ने कही थी। और नेतन्याहू जो है ये सोच के कि ट्रंप हमारे साथ है, घुसे जा रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि ट्रंप मदद करने वाला नहीं है। अरे मदद होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस रास्ते पे इजराइल चल रहा है वो अरब देशों से घिरा हुआ है। अरब देशों को अगर उसने खरीदा भी हुआ है, अगर वहां भी जायनिस्ट, और जो जायनिस्ट हैं हर जगह, इजिप्ट में है, सऊदी अरेबिया में है, जॉर्डन में है, सब जगह हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो मतलब मुस्लिम जायनिस्ट भी हैं, सब लोग जानते हैं, हिंदू जायनिस्ट हैं, हम लोग देखिए एंटी जायनिस्ट हिंदूज हैं। तो ये हर जगह एंटी जायनिस्ट मुस्लिम बड़ी संख्या में, लेकिन छोटी संख्या में जायनिस्ट मुस्लिम्स भी हैं। तो ये और क्रिश्चियन में भी ये डिवीजन है, ड्रूज में ये डिवीजन है। तो ये सारी चीजें, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, उसमें नेतन्याहू को झाड़ पे चढ़ा दिया गया है। नेतन्याहू आगे बढ़े, लेकिन जो अरब कंट्रीज है, कब तक वो देखिए, वो इजराइल, उसमें भले ही जायनिस्ट लॉबीज हैं सब, लेकिन जनता तो जायनिस्ट नहीं है ना। और जनता उस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी कि आप बहुत दिनों तक इस परिस्थितियों को आप चलने दें। हमास ने यहां तक कह दिया है अरब देशों से, अब आप सोचिए हमास की ताकत, हमास ने यहां तक कह दिया है कि अगर हम जीत गए तो तुम आ जाना हमारे साथ और कह देना कह रहे हम तो साथी थे, देखो अरब जीत गए, और अगर हम हार गए तो फिर ठीक है, तो तुम्हारी बात सही होगी। अब सोचिए हमास ने इस तरह के, ये तो कोई विजेता ही कह सकता है ना कि अगर हम जीत गए तो तुम हमारे साथ आ जाए, मतलब पूरा जो है जलील कर दिया। हमास ने अरब दुनिया को जलील कर दिया और जलील करके कहा कि तुम लोगों ने हमेशा दोगलापन किया है और इस दोगलेपन के खिलाफ हमास खड़ा है। हमास एक सुन्नी अरब नेशन है, मतलब पैलेस्टीनियंस एक सुन्नी अरब नेशन है, वो अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे और हमास के नेतृत्व में लेकर रहेंगे, कोई इस पर रोक नहीं सकता। हमारे साथ ईरान है, हमारे साथ हिजबुल्ला है, हमारे साथ जो दुनिया के जितने भी फाइटर्स हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे कोई धर्म नहीं मानने वाले हो,
जो भी फाइटर्स हैं, रेडिकल्स हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो सब हमारे साथ हैं। अब ये जो पूरी देखिए बातचीत है, इसमें हमास ने पूरी सिचुएशन बदल दी। एक और देखिए बड़ी खबर एक आई है कि इजराइल ने, सोचिए आप, सीरिया, लेबनान, गाजा, वेस्ट बैंक, इससे उसने एक लूट की है, मतलब लूटा है। और एक स्पेशल लूट यूनिट्स इजराइल की बनती। मुझे 1857 में अंग्रेजों की याद आ गई, जो ये किसी शहर को वो जीतते थे 1857-1858 में। तो वो वहाँ क्या होता था, जैसे झांसी को उन्होंने, रानी झांसी लड़ी, उसके बाद पीछे हटी, ग्वालियर चली गई, तो झांसी की लूट हुई। झांसी की लूट में पहले दिन बर्तनों की लूट हुई, दूसरे दिन जेवरों की लूट हुई, तीसरे दिन कपड़ों की लूट हुई। इस तरीके से लूट होती थी। अंग्रेज अपने सोल्जर्स को लूट अलाउ करते थे। वही चीज इजराइल कर रहा है। इजराइल ने 2.70 करोड़ का सोना और चांदी सीरिया, लेबनान और गाजा से लूटा है। वेस्ट बैंक का भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मेनली गाजा, सीरिया और लेबनान से $2.70 करोड़। अब आप सोच लीजिए, $1 करोड़ हो गया करीब 85 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा ही हो गया। तो आप देखिए, इतना तो सोना और चांदी। और ये बात है कि आईडीएफ सोल्जर्स की कमर दुख गई उस माल को ढोते ढोते। और 1,83,000 हथियार लूटे, जिन हथियारों से एक छोटी मोटी सेना खड़ी की जा सकती है। लेकिन इजराइल की समस्या यह है कि बेटा तुमने हथियार तो ले लिए, तुम्हारे पास आदमी कहां है सेना बनाने के लिए? जरा ये तो बताओ, तुम्हारे पास आदमी कहां है, तो दिखाओ तो। आज ये देखिए, जो ये झाड़ पे चढ़ा नेतन्याहू, जो इधर उधर भाग रहा है, दुनिया को डरा रहा है, पूरे उसको, वेस्ट एशिया को, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, उसको डरा रहा है, क्योंकि अरब देश नपुंसक हैं। और हमास ने कह दिया है कि वो नपुंसक है, इसलिए वो मीडिया में और इन सब जगह वो छाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि ग्राउंड पे तो हमास है, और ग्राउंड पे हमास है तो फिर अब मीडिया भी उसको समझने लगा है। गार्जियन से लेकर तमाम ऐसे अखबार जो इजराइल को बहुत बड़ी ताकत मानते थे और उसके खिलाफ 7 अक्टूबर के बावजूद, जबकि 7 अक्टूबर की पूरी जो एनालिसिस आई है उसमें ये साफ हो गया है कि इजरायली आर्मी उस दिन फेल कर गई। और आज भी जब नेतन्याहू ने युद्ध विराम समझौते को पलटा, तो भी इजरायली जो वेबसाइट्स हैं, उन्होंने, जो हिब्रू वेबसाइट्स हैं, उन्होंने कहा कि ये वही सेना है ना जो 7 अक्टूबर को हार गई थी और अभी हार गई, अभी गाजा में हमास से हार के पिट के आ गई, नॉर्थ गाजा में। तो वही जो सेना है, तो उसी सेना को तुम दोबारा भेजोगे तो क्या होगा, वो फिर पिट के आएगी। अच्छा, नेतन्याहू लेकिन क्या कह रहा है कि इस बार हमें दूसरी टैक्टिक्स है, हम सेना बहुत देर में भेजेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्लॉकेट करेंगे, गाजा की चारों तरफ ब्लॉक कर देंगे, उनको स्टार्व करेंगे, वहां बिजली पानी काट देंगे। तो ये तो तुमने पहले किया था, 1 साल तो तुमने यही किया था। कौन सा तुम वहां बिजली और ये सारी चीजें दे रहे थे? अभी भी तुमने कौन सी एड दे दी? कुछ नहीं दिया तुमने, अंदर ही नहीं आने दिया, पूरी खड़ी रही एड। कितनी सारी डिमांड थी कि 2 लाख टेंट्स आएंगे, 60,000 मोबाइल होम्स आएंगे, 15 मोबाइल होम्स केवल आने दिए। टेंट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब हमास ने अपने आप जुटाया है, खाने पीने का इंतजाम, सारी चीजें, क्योंकि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हमास का तुरंत खड़ा हो गया। अब ये जो देखिए पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है, इस चीज को अरब वर्ल्ड देख रहा है, इस चीज को ट्रंप देख रहा है, ट्रंप भी देख रहा है। ट्रंप को अभी ये चीज मैंने कल आपको बताई थी कि ये बात थी कि कोई इजरायली जो कैप्टिव है वो ट्रंप के पास जाएगा और ट्रंप को वो बताएगा कि हमास ने कैसे टॉर्चर किया। वो पूरा प्लान इनका फेल हो गया। इजराइल ने अब ये एक राजनीति शुरू की है कि जो हमास ने जो कैप्टिव्स छोड़े और जिन कैप्टिव्स ने जाके वहां पर हमास की तारीफ की, उनको, जो महिला खासतौर पे सोल्जर्स है, उनको अब ये कह रहा है कि आगे जाओ, हमास की आलोचना करो। हमास की आलोचना वो करने को तैयार नहीं, तो उनसे कह रहा अच्छा ठीक है, एक झूठा उनसे एप्लीकेशन लिखवा रहा है कि हम आईडीएफ में फिर से आना चाहते हैं, आईडीएफ में हम फिर से लड़ना चाहते हैं हमास के खिलाफ। और अपनी जनता को दिखा रहा है कि ये देखो, ये फिर से लड़ना चाहती है। जबकि सच्चाई ये है कि इजराइल के अंदर देखिए, जो शिन बेत के चीफ है रोनेन बार, जिनको इन्होंने नेतन्याहू ने एकदम मना कर दिया कि तुम वहां मत जाना नेगोशिएशंस में, और अपने आदमी डर्मर को भेजा। अब रोनेन बार के रेजिग्नेशन की बात कितने दिन से चल रही है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, मतलब रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। और आपको एक और बताएं, जो शिन बेत ने और मोसाद ने पिछले 15 सालों से कोई एसेट गाजा के अंदर डेवलप ही नहीं कर पाए अपना, यानी कोई फिलिस्तीनी तोड़ ही नहीं पाए जो उनका जासूस बने।
और जबकि आपको पता है कि ईरान ने कितने जूस को तोड़ा, लगातार सैकड़ों जूस इजराइल ने पकड़े हैं जो ईरान के लिए काम कर रहे थे। हमास के लिए जो काम कर रहे हैं वो तो पता ही नहीं है, उसको आइडिया ही नहीं है। ये जो कैप्टिव्स छोड़े हैं हमास ने, इसमें से आधे ज्यादा हमास से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। वो उन्होंने अरबी सीखी है, उन्होंने नेतन्याहू को तो पता ही नहीं है कि वो किस टाइम बम पे खड़ा है। सच्चाई देखिए बहुत दूर है। मैं एक बात आपसे बार बार कहता हूं, मेरे ख्याल से शुरू से 1 साल हो गए कहते कहते, लेकिन उसको दोहराना जरूरी है क्योंकि ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए एक बात। और वो बात यह है कि जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया। उस फर्क को मिटाने की कोशिश हो रही है, थोड़े बहुत कुछ लोग लगे हैं अपने स्तर पे, लेकिन जनता भी तो एक है ना, वो भी तो समझ रही है कि कब तक उससे एक ही बात वो सुनती रहे। क्योंकि अगर इजराइल जीत रहा होता तो उसने सीज फायर क्यों किया? अगर उसने सीज फायर किया है तो अब सीज फायर पलटने की बात क्यों कर रहा है? अब सीज फायर अगर पलटेगा तो वो क्या नया कर देगा? कुछ बताओ तो यार, मतलब कुछ ऐसा कुछ सेंसिबल बात तो हो। तो ये जो चीज है, देखिए ये सारे पत्ते इस समय हमास के हाथों में है। सीरिया की एक घटना मैं आपको जो पहले बता रहा था, एक तो ड्रूज वाली, नेतन्याहू ने कहा हम ड्रूज के साथ हैं और ड्रूज ने हमला कर दिया आज हाइफा में हमास की तरफ से, और उसमें कितने इजरायली सेटलर्स घायल हो गए और एक तो मारा गया। उसके बाद दूसरा एक जरामा जगह है सीरिया में, जरामा, और वो इजराइल ने जिस एरिया पे कैप्चर किया है उसमें आती है। अब वहां पर ड्रूज हैं और इजराइल कह रहा है पूरी दुनिया से ड्रूज हमारे, सीरिया के ड्रूज हमारे साथ है। एचटीएस में डिवीजन हो गया। एचटीएस का जो हिस्सा इजराइल के साथ है, जो जायनिस्ट हैं, उनके अलावा जो वहां भी एक एंटी जायनिस्ट तबका उभर गया है, उसने जाके जरामा में घुस गया वो, और उसने ड्रूज का झंडा फहरा दिया। और जहां पर नेतन्याहू कह रहा था कि हमने ड्रूज एरियाज पे कब्जा कर लिया है, ड्रूज हमारे साथ है, अगर ड्रूज तुम्हारे साथ है तो एचटीएस का जो एंटी जायनिस्ट ग्रुप है वो किस तरीके से जरामा में कैसे घुस के उसने ड्रूज का अपना जो धार्मिक झंडा है वो फहरा दिया, ये कैसे संभव हुआ? और उसी दिन ये कैसे हुआ जब एक ड्रूज ने हमास के फेवर में इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया? बताओ हमको, ये कैसे संभव हुआ? इसका मतलब है कि हमास के लोग एचटीएस में भी हैं। हमास के लोग कहां नहीं है, आप ये बता दीजिए, अरब दुनिया में कहां नहीं है? कहां नहीं है? सारे के सारे, मतलब अल्जीरिया, टूनिसिया से लेके पूरा, मतलब जितना जो भी अरब, मतलब नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, इन सब जगह हमास के लोग फैले हैं। सीरिया में है, सीरिया में एचटीएस सरकार के अंदर है। और हमास ने इस बात पे कमेंट किया कि जो नेतन्याहू इस तरह से बोल रहा है, अब टाइमिंग देखिए ना, कि हाइफा में ड्रूज एक अटैक करता है, वहां पर जो एचटीएस के लोग हैं वो ड्रूज एरिया में घुस के ड्रूज का झंडा फहरा देते हैं, और इजराइल और नेतन्याहू की भद्द कट जाती है, और उसी दिन दोनों चीजें होती हैं। ये चीज देखिए कोई बताने वाला नहीं, इसलिए मैं रिपीट करता हूं, और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई बताने वाला नहीं, और इस चीज को बार बार बताना और रिपीट करना जरूरी है। तो ये देखिए आज का राउंड अप। कल मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूं बाकी दोनों चैनल्स के लिए भी। और कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।